हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर DOE के द्वारा जारी किया गया, यानी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जो पेपर जारी किया गया है, जिस पैटर्न पर इस बार आप सभी से एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो फरवरी में 15 तारीख का आपका एग्ज़ाम है सोशल साइंस SST का, उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ इस सिंगल वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सैम्पल पेपर के साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। तो एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका जो एनुअल एग्ज़ाम 15 फरवरी को सोशल साइंस SST को होने वाला है, वो उसमें टोटल जो है अधिकतम अंक 80 रहेंगे, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 37 रहेगी और ये जो प्रश्न पत्र है कुल मिलाकर जो है 6 खंडों में विभाजित किया गया है। और प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जो है इसमें 1 अंक वाले रहेंगे, 21 से 24 तक जो है 2 अंक वाले रहेंगे और 25 से 29 तक जो है 3 अंक वाले रहेंगे। इसी प्रकार से 30 से 33 जो है रहेंगे वो 5 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे। 36 से 34 से 36 तक जो वो केस आधारित प्रश्न रहेंगे जो 4 नंबर वाले रहेंगे। और प्रश्न संख्या जो है 37 एक मानचित्र वाला होगा जो 5 नंबर का होगा। तो इस प्रकार टोटल 37 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम जो है 25 फरवरी जो होने वाले उसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था। तो हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम यहाँ से पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, हेलमुट, गोएबल्स, हिंडनबर्ग और जोसेफ। तो हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम था गोएबल्स, यानी बी इसका सही आंसर है। हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम क्या था, गोएबल्स। ठीक है, चलिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कथन है, संकल्पना शाह समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। दूसरा कारण क्या है, कारण पूछा गया कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। तो यहाँ पे संकल्पना शाह और कारण का दिया गया है। तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही है। संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। तो संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, ये भी कथन सही है। तो समाजवादी निजी संपत्ति विरोध करते हैं, कारण जो है क्योंकि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। संकल्पना शाह और कारण दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए, किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। तो उस समुदाय की रचना का प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है। ए कार्ल मार्क्स, बी जार निकोलस, सी स्टालिन, डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका जो सही आंसर वह है डी रॉबर्ट ओवेन जो है, इन्होंने इंडियाना में नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय रचना का प्रयास किया था। तो डी इसका सही आंसर है। अगला है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन क्या है कि 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश शासन था। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था, जार निकोलस द्वितीय का शासन था 1914 में रूस पर। ठीक है, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई और हमें नदी की पहचान करनी है। तो सबसे पहले लंबाई क्या है, 2900 किलोमीटर। उद्गम स्थल का है मानसरोवर झील। सहायक नदियाँ कौन सी, जास्कर, न्यूब्रा, श्योक। तो उसका जो सही विकल्प होगा ए सतलुज, बी सिंधु, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्रा। तो सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्रा, डी इसका सही आंसर है। लूनी नदी बहती है। तो लूनी नदी कहाँ बहती है, ए उत्तरी मैदानों में, बी प्रायद्वीपीय पठार में, सी पश्चिमी घाट में, डी भारतीय मरुस्थल में। तो लूनी नदी बहती है डी भारतीय मरुस्थल में। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए, स्तंभ का मिलान करना है, अरुणाचल प्रदेश, केरल, बिहार। तो यहाँ पर दिया गया अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। केरल क्या है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। केरल क्या है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार सबसे कम, उसको माफ कीजिए, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।
इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा। तो अपना ए का क्या है, ए का आप देख सकते हैं 2, तो ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो है नहीं मिल रहा है, तो बी, ए और सी तो हट गया, तो बचा हमारे पास बी और डी। अब देखिए बी का क्या है, बी का 3 है, तो बी का 3 देखिए कहाँ मिल रहा है, तो बी का 3 मिला डी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो मिलान वाले ना आपको इसी तरह सोल्व करने होते हैं। अगर आपको 1 या 2 मिलान पता है तो तीसरा अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप मिलान वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जाएगा आपसे वो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का समान सम्मान देता है। तो उसे क्या कहेंगे, तो वो कौन सा राज्य होगा, ए गणराज्य होगा, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी न्याय। उसका जो सही आंसर होगा वह पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, तो सेकुलर राज्य होगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। तो वर्तमान में लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47 सीटें हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये आपको लिख लेना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। बिल्कुल सही है। कारण ग्वांतनामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था। तो ये कथन और कारण दोनों सही, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका जो सही होगा वह है बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है। तो कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में, एक बार यहाँ के देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ठीक है। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरे की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती है। ये भी सही है। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। तो ये तीनों कथन जो है लोकतंत्र के पक्ष में सही है, यानी इसका सही आंसर होगा डी। 1 व 2 3 तीनों सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका हिस्सा, तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा, क्योंकि ये अस्थायी कार्यपालिका जिनका इलेक्शन होता है और एक समय बाद 5 साल बाद ये हट भी सकते अपने पद से। तो सी गृह मंत्री। बाकी जिलाधीश, गृह मंत्रालय सचिव, पुलिस महानिदेशक, ये सब क्या है, ये स्थायी कार्यपालिका है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे कम महत्वपूर्ण था। यानी दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण था। तो ए दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, बी स्त्रियों और पुरुषों का, सी गोरे अल्पसंख्यक और आश्वेत बहुसंख्यक, डी रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और आश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गोरे अल्पसंख्यक और आश्वेत बहुसंख्यक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। तो कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जयपाल सिंह, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें से 3 जो भारतीय हैं ये संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि नहीं है तो वह है लॉर्ड कैनिंग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं। ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया, तो किया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। किसके मिशन के प्रस्ताव के माध्यम से, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। फिर इसी प्रकार से संविधान सभा की कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 को आया। कब आया, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर अगर हम बात करें लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को। कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947।
तो कुछ इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो कृषि से संबंधित, प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित होता है, तो खनन क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक है। जबकि बीमा, व्यापार, बैंकिंग ये सब क्या है? तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है। तो श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है 15 से 59 वर्ष। कितना? 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग जो है वो श्रम संख्या में शामिल होते हैं, बाकी सबको शामिल नहीं किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा से ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी सही है। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन है वो किया जाता है NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी बी राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है? तो खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग कौन सा है? तो खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार और निराश्रित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूमिहीन और निराश्रित, यानी 1 और 3। बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। 20वां, अन्नपूर्ण योजना का लक्षित समूह कौन सा है? तो अन्नपूर्ण योजना का लक्षित समूह जो यानी जिसका इसका फ़ायदा पहुंचता है वह निर्धनों में सबसे निर्धन, ठीक है ना। निर्धनों में सबसे निर्धन इसका सबसे लक्षित समूह है। बी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 21 पूछा गया है कि प्रेस से सेंसरशिप हटने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए? प्रेस सेंसरशिप क्या होती है? प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि अखबारों को, पत्रिकाओं को कुछ भी छापने से पहले सामने वाली सरकार या गवर्नमेंट से पूछना होता है, तो ये प्रेस सेंसरशिप होता है। और प्रेस सेंसरशिप हटाने से क्या फ़ायदा हुआ आप भली बात जानते हैं। अगला है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन। तो ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये दिन क्या होते हैं इसमें दिन लंबे होते हैं। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं। तापमान जो होता है ना, तापमान ज़्यादा होता है किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। इसके अलावा सूर्य की किरणें जो होती है वो काफ़ी तेज होती हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं ना ग्रीष्म ऋतु में वो काफ़ी तेज होती हैं। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें तो शुष्क हवाएं चलती हैं। कैसी होती हैं? शुष्क हवाएं चलती हैं। और इन शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं? इन शुष्क हवाओं को हम लू के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं हैं। ठीक इसी प्रकार से बाद में मानसून के आगमन की बात करें तो मानसून से क्या होता है? मानसून की बात करें तो मानसून भी इसके विपरीत होगा। ठीक है, पेड़ पौधों में नई पत्तियां आएंगी, इस प्रकार से आपको लिखने हैं किसके? मानसून ऋतु के बारे में। तो इसी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? पहला, संविधान की आवश्यकता होती है शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। किसको? शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। नीतियों का निर्माण करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो विभेद है, विभेद को समाप्त करने के लिए, टकराव को समाप्त करने के लिए भी क्या चाहिए? संविधान चाहिए। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में अगर गरीबी के प्रमुख कारणों की बात करें तो भारत में गरीबी के जो प्रमुख कारण है सबसे पहले क्या है? वो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो जनसंख्या में वृद्धि जो है गरीबी में सबसे बड़ी वृद्धि करती है। शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या? शिक्षा का अभाव भी इसका एक कारण बना, किसका? गरीबी का। इसके साथ साथ बात करें तो बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी भी गरीबी का एक कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें आय की असमानता भी, किसकी? आय की असमानता, ठीक है, आय की जो असमानता वो भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण। तो ये क्या? गरीबी के कारण है। इसी प्रकार से खंड गा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्धनता असुरक्षित समूह को कैसे प्रभावित करती है? स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए।
हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? तो हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? सबसे पहले हिमालय जो है ना वो भारत की उत्तरी क्या है, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद दीवार की तरह खड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मध्य एशिया से हिमालय जो है ना मध्य एशिया की जो ठंडी और शुष्क जो हवाएं होती हैं उससे बचाने का काम कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो भारत के मैदानों को ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नदियां उपजाऊ बनाती हैं। तो ये सब क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए भारत जो है हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान माना जाता है। अगला है लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। तो लोकतांत्रिक सरकारों के सामान्य लक्षण काफ़ी आसान सा है, हमने कई बार इसे कवर कर रखा हुआ है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि आप विद्यालय के नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो विद्यालय के लिए कौन कौन से नियम सुनिश्चित करते? अगला क्वेश्चन है फरवरी क्रांति के कारण घटना और प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर अथवा पूछा गया अक्टूबर क्रांति के कारण घटना और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगर फरवरी क्रांति की बात करें तो फरवरी क्रांति क्या है कि 22 फरवरी को जो है ये तालाबंदी से इसकी शुरुआत होती है। 22 फरवरी से इसकी शुरुआत होती है तालाबंदी से। फिर मजदूरों ने क्या किया? सरकारी इमारतों को घेर लिया। सरकार ने क्या लगा दिया? कर्फ्यू लगा दिया। और 25 फरवरी यानी रविवार के दिन सरकार ने ड्यूमा को भी भंग कर दिया और फिर वहाँ से विद्रोह की शुरुआत होती है। यह है फरवरी क्रांति, से हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से और रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से अगर अक्टूबर क्रांति की बात करें तो अक्टूबर क्रांति की जो कारण क्या रहा है, तो घटनाएं क्या रही? तो सबसे पहले अस्थायी जो सरकार थी, जो अस्थायी सरकार थी, अस्थायी सरकार की विफलता भी एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है। इसके अलावा लोगों में अशांति बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? लोगों में अशांति भी जो है अक्टूबर क्रांति का कारण है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य सामग्री का अभाव, देशव्यापी हड़तालें, ये अक्टूबर क्रांति कारणों में से मानी जाती हैं। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन 30 है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान है, इसकी पुष्टि कीजिए। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? इसको हमने कितनी बार कवर किया है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? ये अस्थायी कार्यपालिका है, यानी जो नेता चुनकर संसद विधानसभा में पहुँचते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं। जबकि जो स्थायी कार्यपालिका होती है इनका चयन होता है। क्या होता है? चयन होता है किसके माध्यम से? योग्यता के आधार पर। ये परमानेंट होते हैं, सरकारें आती रहेंगी, लेकिन जो स्थायी कार्यपालक ये कभी घटेंगे नहीं। जबकि राजनीतिक कार्यपालक हर 5 साल की होती है। 5 साल में सरकार बदल गई तो राजनीतिक कार्यपालक भी बदल जाते हैं। शक्तियों की इस प्रकार से तुलना की जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको कवर हमने पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर कर रखा है। अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वो भी आप कवर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप नाज़ी जर्मनी महिला होते तो आपको कौन कौन सी भूमिका निभानी पड़ती? देखिए, नाज़ी जर्मनी महिलाओं की बात करें तो औरतों को अच्छी माता बनने के लिए प्रेरित किया जाता था, जातीय शुद्धता का ध्यान रखने के लिए बोला जाता था, यहूदियों से दूर रहने के लिए बोला जाता था, बच्चों को नाज़ी मूल्य सिखाए जाते थे। और 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक क्या है? माँ है। इसके साथ साथ महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसी प्रकार से अथवा में अगर यदि आप नाज़ी शासनकाल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार भेदभाव को देखते? तो ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी कवर करा रखा है। क्लियर? फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए और भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो भारत में जितनी बेरोजगारी पाई जाती है, चाहे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगारी हो, चाहे वो मौसमी बेरोजगारी हो, ठीक है, शिक्षित या मौसमी सभी बेरोजगारी का आपको इसमें क्या करना है? वर्णन कर देना है। फिर अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्र के प्रत्येक उदाहरण दीजिए। तो अर्थव्यवस्था चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक हो, द्वितीयक क्षेत्रक हो, ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक हो, इन तीनों क्षेत्रकों का आपको बताना है, फिर इसका एग्जाम्पल दे देना है। इस पर 5 नंबर आपके आ जाएंगे। भारत में मानसून एकता का परिचय के कथन के मूल्यांकन कीजिए और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है क्या है, मानसूनी हवाएं। मानसूनी जो हवाएं होती हैं ना, वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। हिमालय पर्वत भी भारत की जलवायु को क्या करता है, हिमालय पर्वत वो प्रभावित करता है। साथ साथ अगर हम बात करें तो समुद्र से दूरी, समुद्र से जो है दूरी, ये भी भारत के मानसून को प्रभावित करती है। साथ साथ अक्षांश हो गया, अक्षांश ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ऊंचाई, ठीक है, लैंगिट्यूड एल्टीट्यूड, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी इसको प्रभावित करती है मानसून को। वायु दाब, वायु दाब भी क्या करता है, मानसून को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से पवन तंत्र, पवन तंत्र भी मानसून को प्रभावित करता है। उच्चावच लक्षण जो है ये भी मानसून को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको आपको इस प्रकार से टैकल करना है। इन सभी के जो है हल हमने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर कर रखे हैं, उससे जाके आप कवर कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं रूस से, फिर ये भी अनुच्छेद वाला है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य नाम वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। फिर जनगणना क्या है, भारत में जनसंख्या के आसमान वितरण के कोई दो कारण बताइए। तो ये चीज़ें यहाँ से कवर की गई हैं। फिर यहाँ पर मानचित्र में पूछा गया है, एक मित्र शक्ति, एक दूरी शक्ति, उड़ीसा, मालवा का पठार, सांबर झील, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व राज्य जो है ये आपको इस मैप में कवर कर लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैप दिया गया है। तो ये आपके एनुअल एग्ज़ाम यानी जो 15 फरवरी 2025 को आपका पेपर आने वाला है वो इसी बेस पर आने वाला है, इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।